तो वेबर नियम नर्तकी में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता सबसे अधिक होती है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसे पढ़ना होता है हमें साइकोलॉजी में। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो फिर हमें वहीं पे पढ़ना होता है, या फिर आप जेआरएफ नेट की तैयारी कर रहे हैं खास करके साइकोलॉजी से, क्योंकि आज के समय में कहीं पे भी मैंने हर जगह पे ढूंढा, यूट्यूब से लेके हर जगह, मुझे टीचर ही नहीं मिला कोई। और क्योंकि मैं भी है ना एक नेट का स्टूडेंट हूँ, नेट की तैयारी कर रहा हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मेरा भी अपना सपना है। तो इस सपने को अकेले ना साकार करते हुए आपको भी है ना उम्मीद है कि इन चीज़ों से काफ़ी लाभ मिलने वाला है, और उम्मीद है कि इन मटेरियल्स को खास करके यूट्यूब पे रखने का मतलब ये है कि ये मिलते नहीं हैं जल्दी टॉपिक्स और अच्छे तरह से। तो आइए, और आज हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के है ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो उसे हम कवर करते हैं, और चैप्टर वाइज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, पर उम्मीद है कि आपका प्यार मिलेगा और अंत तक आप ज़रूर देखेंगे, और जो अपने साथी कुछ दोस्त हैं उनको भी आप शेयर ज़रूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम कहीं पे भी जाते हैं तो विषय प्रवेश करते हैं, और पहला जो क्वेश्चन आता है ये निम्नलिखित में से किससे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन है चिंतन, प्रत्यक्षण, स्मृति और संदेह स्थल। तो आंसर होगा संदेह स्थल। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कुछ ऐसे कूट संकेतक उत्पन्न करते हैं जिसे लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस तरह के विचार पर सबसे अधिक किसने बल डाला है? और जो ऑप्शन दिया है निस्सर, बेस्ट, टुलविंग और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा निस्सर, क्योंकि निस्सर ही ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के कुछ ऐसे कूट संकेतक का प्रयोग किया था उन्होंने जिसे अक्सर है ना लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, TOT मॉडल द्वारा मानव व्यवहार को समझने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं मिलर, गाल्टनर, प्रिब्राम या उपयुक्त तीनों ने। तो आंसर होगा उपयुक्त तीनों ने। मिलर, गाल्टनर और प्रिब्राम तीनों ने TOT मॉडल का उपयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की सूचना संसाधन उपागम निम्न में से किस पर बल नहीं डालता है? क्वेश्चन याद रखिएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सूचना संसाधन उपागम निम्नलिखित में से किस पर बल नहीं डालता है? और इसके जो ऑप्शंस हैं प्रवाह निरंतरता, आवर्ती अपघटन, सूचनात्मक वर्णन, तत्कालिक लक्ष्य। आंसर होगा तत्कालिक लक्ष्य ऐसा होता है जिसमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सूचनात्मक संसाधन उपागम बल इस पर नहीं डालता है, तत्कालिक लक्ष्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष एवं विशेष होती हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती हैं, या फिर चौथा है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सभी एक दूसरे से संबंधित होती है। और इसका आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होते हैं, यानी इसका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सूचनात्मक संसाधन उपागम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सूचनात्मक संसाधन उपागम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सूचनात्मक वर्णन, प्रवाह निरंतरता और प्रवाह गत्यात्मकता। इसका आंसर होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। सूचना संसाधन उपागम का संबंध कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबंधवादी उपागम में मानसिक प्रक्रियाओं का
विश्लेषण किसके द्वारा होता है? संबंधवादी उपागम में मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किसके द्वारा होता है? और इसके जो ऑप्शंस हैं, क्रमिक संसाधन, समांतर संसाधन, तंत्रिकीय संसाधन, प्रमाणीय संसाधन, तो इसका आंसर होगा समांतर संसाधन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्कीय रूपक, मस्तिष्कीय यानी ब्रेन मेटाफोर के दृष्टिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? और इसके जो ऑप्शंस दिए हैं, सूचना संसाधन उपागम, संबंधवादी उपागम, या फिर गिब्सोनियन उपागम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा संबंधवादी उपागम का संबंध मस्तिष्कीय रूपक के दृष्टिकोण का संबंध इसी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जड़ें निम्नलिखित में से किन के योगदान में नहीं मिलता है? यानी किन किन लोगों ने योगदान नहीं दिया है? जो ऑप्शन दिया है ये है कुपले, विलियम वुंड, निस्सर, या फिर स्किनर। तो आंसर होगा स्किनर नहीं है, जो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जड़ों में, यानी जब शुरू हो रहा था संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तो उस समय इनका कोई उसमें सहयोग नहीं था, या फिर उस समय ये हुए ही नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी उद्दीपक को इंगित करने वाला संज्ञानात्मक कूट संकेत को एक ऐसे कूट संकेत में बदलने की प्रक्रिया जिसके द्वारा उद्दीपक का श्रेणीकरण होता है को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसको हम हॉफडिंग कदम कहते हैं, हॉफडिंग स्टेप। यानी किसी उद्दीपक को इंगित करने वाला संज्ञानात्मक कूट संकेत को एक ऐसे कूट संकेत में बदलने की प्रक्रिया जिसके द्वारा उद्दीपक का श्रेणीकरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफडिंग स्टेप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब चैप्टर बदल गया, फर्स्ट जो चैप्टर था इसमें इतना ही क्वेश्चन था, अब इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, बेसिक साइकोलॉजिक्स, साइकोफिजिक्स एंड साइकोफिजिकल मेथड्स, यानी मूल मनोभौतिकी एवं मनोभौतिकी विधियाँ। और इसके जो क्वेश्चन से आइए और देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा, पर माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे तरह से समझना है तो फिर समय तो देना पड़ेगा आपको। और 10 क्वेश्चन पूछता है, 20 नंबर का होता है, तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोभौतिकी का तात्पर्य क्या है? मनोभौतिकी का तात्पर्य क्या है? और इसका जो ऑप्शन दिया है, यह एक ऐसा विज्ञान जिसमें सीखना तथा स्मृति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है ऑप्शन, एक ऐसा विज्ञान जिसमें उद्दीपक तथा उससे उत्पन्न संवेदन के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, एक ऐसा विज्ञान जिसमें सभी तरह के मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन भौतिकी के अनुसार किया जाता है। और चौथा, एक ऐसा विज्ञान जिसमें सभी तरह के दैहिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण पर बल डाला जाता है। और इसका आंसर होगा, एक ऐसा विज्ञान होता है मनोभौतिकी जिसमें उद्दीपक तथा उससे उत्पन्न संवेदन के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी ही चाहिए। और हो सकता है जब आप इंटरव्यू वगैरह देने भी जाएं तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे मनोभौतिकी की समस्याओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, उद्दीपकों को सुव्यवस्थित करने से संबंधित समस्या। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए श्रवण उद्दीपकों की सीमा कितनी होती है? यानी श्रवण उद्दीपक कितना आवाज़, कितना हर्ट्ज तक उनका जो सुनने का क्षमता है वो होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज ध्वनि तरंग तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो RL यानी
रेजिलिमेन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे में किया जाता है? और इसमें जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सीमांत यानी थ्रेशोल्ड, उसके बाद बी ऑप्शन है हमारे पास निरपेक्ष सीमांत यानी अब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विभेदक सीमांत डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या फिर ऊपरी सीमांत यानी अपर थ्रेशोल्ड। तो इसका आंसर होगा निरपेक्ष सीमांत में आरएल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है किसी उद्दीपक का वह मान या मूल्य जिसका व्यक्ति 50% प्रयासों में प्रत्यक्षण करता है तथा 50% प्रयासों में प्रत्यक्षण नहीं कहा जा करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? याद रखिएगा निरपेक्ष सीमांत कहते हैं। इसका ऑप्शन मैं नहीं दिया हूँ, ऑप्शन भी है विभेदक सीमांत, न्यूट्रल गेज सीमांत, न्यूनतम अज्ञेय भेद सीमांत या फिर निरपेक्ष सीमांत। तो आंसर होगा इसका निरपेक्ष यानी 50-50% बट रहा है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएल ज्ञात करने के लिए यानी डिफरेंशियल लिमिट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, एक प्रयोगशाला, एक मानक उद्दीपक या तुलनात्मक उद्दीपक या फिर केवल तुलनात्मक उद्दीपक। तो आंसर होगा इसमें मानक उद्दीपक भी होना चाहिए और तुलनात्मक उद्दीपक भी होना चाहिए डीएल करने के लिए, डिफरेंशियल लिमिट। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी मनोभौतिकी में प्रयोग पीएससी यानी पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव क्वालिटी तथा मानक उद्दीपक का मान बराबर हो तो सतत की मात्रा निम्नलिखित में से किससे में होगा? तो जब बराबर मात्रा होगा मानक उद्दीपक और पीएससी तो आंसर हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यासन त्रुटि निम्नलिखित में से किस विधि में उत्पन्न होती है? अभ्यासन त्रुटि निम्नलिखित में से किस में उत्पन्न होती है? तो आंसर याद रखिएगा केवल सीमा विधि है जिसमें अभ्यासन त्रुटि उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा विधि में जब आरोही श्रृंखला का माध्य आरोही श्रृंखला के माध्य से अधिक होता है, आरोही श्रृंखला का माध्य आरोही श्रृंखला के माध्य से अधिक होता है यानी माइनस वाला ज़्यादा प्लस वाला कम है, तो निम्नलिखित में से किसका संकेत मिलता है? आंसर होगा प्रत्याशा त्रुटि यानी एरर ऑफ एक्सपेक्टेशन होने का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नियम में उद्दीपक की तीव्रता तथा उससे उत्पन्न संवेदन की तीव्रता में लघु गणकीय संबंध होने का दावा किया गया है? तो इसका आंसर होगा फेकनर नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टीवेंस नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, घातांक 1 होने से उद्दीपक की मात्रा में कम तीव्रता संवेदन की अधिक मात्रा उत्पन्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि को क्रमिक खोज विधि कहा जाता है? क्रमिक खोज विधि, तो इसका आंसर होगा सीमा विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी कमरे में 10 मोमबत्ती जल रहा है और उसमें एक और मोमबत्ती जला देने से व्यक्ति न्यूनतम ज्ञेय भेद का प्रत्यक्षण कर लेता है, तो वेबर नियम के अनुसार यदि कमरे में 50 मोमबत्ती जल रहा तो न्यूनतम ज्ञेय भेद उत्पन्न करने के लिए उसमें कितनी मोमबत्ती जलाना होगा? तो 10 में 1 तो 50 में 5, याद रखिएगा 5 मोमबत्ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीवेंस घात नियम का आधार निम्नलिखित में से कौन था? स्टीवेंस, तो आंसर होगा मात्रा आकलन विधि, मात्रा आकलन विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकेत अभिज्ञान सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? संकेत अभिज्ञान सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य, तो आंसर याद रखिएगा उद्दीपक या संकेत की पहचान में संवेदी कारकों के महत्व का असंवेदी कारकों के महत्व से दूर करना, यानी संकेत की पहचान में, याद रखिए संकेत की पहचान में संवेदी कारकों के महत्व का, यानी जो संवेदी कारक हैं सेंसरी फैक्टर्स हैं
उनका असंवेदी कारकों यानी नॉन सेंसरी जो फैक्टर्स हैं के महत्व को दूर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरओसी वक्र यदि धनुषाकार अधिक होता है तो इसमें निम्नांकित में से किसका संकेत मिलता है? आरओसी वक्र आंसर होगा प्रायोज्य में संवेदनशीलता अधिक है। यदि धनुषाकार ज़्यादा है, जितना ज़्यादा धनुषाकार उतना ही ज़्यादा संवेदनशीलता प्रायोज्य में अधिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्सन के संवेदी अनुकूलन स्तर सिद्धांत के अनुसार यानी सेंसरी एडाप्टेशन लेवल थ्योरी के अनुसार व्यक्ति द्वारा तय किया गया अनुकूलन स्तर में निम्नलिखित में से किस उद्दीपक का योगदान नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा तुलनात्मक उद्दीपक यानी कंपेरेबल स्टिमुली, और जिनका योगदान होता है संवेदी अनुकूलन स्तर सिद्धांत में वो हैं केंद्रीय उद्दीपक, पृष्ठिका उद्दीपक यानी बैकग्राउंड सिमुलेटली, अपशिष्ट उद्दीपक। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेल्सन द्वारा प्रतिपादित संवेदी अनुकूलन स्तर सिद्धांत के समर्थन में जितने प्रयोग किए गए हैं उनमें से अधिकांश प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा श्रेणी निर्णय विधि। क्या? श्रेणी निर्णय विधि। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्सन द्वारा प्रतिपादित अनुकूलन स्तर सिद्धांत के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो केवल सत्य के बारे में जान लीजिए, असत्य के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। अनुकूल आंसर होगा इसका जो सत्य नहीं है पहले उसको जान लीजिए। संवेदी अनुकूलन स्तर के सिद्धांत में अनुकूलन स्तर के निर्धारण की व्याख्या गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ढंग से होती है, जबकि ऐसा होता है। और अनुकूल और इसका जो आंसर होगा जो असत्य है, हिंसल द्वारा जो प्रतिपादित अनुकूलन स्तर सिद्धांत था वह असत्य है। व्यक्ति अनुकूलन स्तर का निर्धारण उद्दीपकों की तीव्रता के मध्य बिंदु से सदा ऊपर करता है। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर और ये यहीं तक ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये है अवधान का अध्ययन यानी अटेंशन। बोलते हैं ना कीप अटेंशन, यानी कहीं पे भी माइंड को कंसंट्रेट करो। ध्यान धरना। और अभी जो है ना हम इसको चालू करने वाले हैं, तो याद रखिएगा मेन जो है दूसरा से क्लास चैप्टर चालू होता है। फर्स्ट चैप्टर हमने विषय प्रवेश किया था और उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेजेबल मिल रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अवधान में नहीं पाया जाता है? अवधान यानी ध्यान में नहीं पाया जाता है। आंसर होगा अवधान का स्वरूप भावनात्मक होता है। होता ही नहीं तो होता क्या क्या है? तो अवधान में विशेष प्रकार का शारीरिक अभियोजन होता है, बात सही है। अवधान का विस्तार सीमित होता है, सही है। और अवधान में विभाजन का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसेर एवं बेकलेन द्वारा हाथ का खेल एवं गेंद का खेल द्वारा निम्नलिखित में से किस तथ्य का सत्यापन होता है? तो अवधान में विभाजन का गुण होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रोगी का अवधान दवा की दुकान की ओर जाना निम्नलिखित में से किस श्रेणी को आप कहेंगे? दवा की दुकान की ओर अगर आप जा रहे हैं तो आपको बाहर साइड में है ना, जब आप रोड से चल रहे हैं तो कई सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन ध्यान में कहाँ रहेगा? तो एक दवा की दुकान रहेगी। हो सकता है कोई किराना दुकान दिख जाए, कोई फर्नीचर दुकान दिख जाए, लेकिन मेन जो हमारा ध्यान होगा वो अटेंशन होगा वो कहाँ होगा? दवा दुकान को ढूंढना। घर में किसी का तबीयत ख़राब है तो कहीं जाके हम
बहुत ज़्यादा समय नहीं गुजार सकते, किसी और चीज़ों को नहीं देख सकते। सबसे पहले हमारा अटेंशन क्या होता है कि हम दवा दुकान पे जाएं, दवा लेके आएँ, और परिवारजनों में या फिर खुद का जो तबीयत ख़राब है वहाँ पे हम खुद का इस्तेमाल करें। उसके बाद तो इसका आंसर होगा ऐच्छिक स्वभाव। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, अखबार के पृष्ठों पर मोटे एवं बड़े अक्षरों में छपे खबर पर अन्य दूसरे अक्षरों में छपे अक्षरों की तुलना में हमारा अवधान यानी ध्यान जल्द चला जाता है। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो आंसर होगा उद्दीपक का आकार। खास करके हम आप जब पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जो बड़ा बड़ा हेडलाइंस होता है उसको ही हम पढ़ना पसंद करते हैं। अगर उसमें अगर कुछ दिखता है कि ये न्यूज़ पढ़ना चाहिए, हमारे लिए इंटरेस्टेड है, तो फिर हम पढ़ते भी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नाई का अवधान लोगों के सिर के बाल की ओर अक्सर चला जाता है। इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो आंसर होगा प्रशिक्षण। उसको बाल काटने का ही प्रशिक्षण मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी द्वारा चयनात्मक अवधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में किस तरह के कार्य को करने के लिए प्रायोज्यों को दिया गया था? चेरी चयनात्मक अवधान। तो आंसर होगा द्विभाजित सुनने का कार्य। एक ही बार में दो चीज़ों को सुनने का कार्य जब आप बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायाभासी प्रविधि क्या है? छायाभासी प्रविधि। तो छायाभासी प्रविधि, इस प्रविधि में प्रायोज्य प्रयोगकर्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनकर उसे दोहराता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब नर्सरी और प्रथम क्लास में होते हैं तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उनको बुलवाया जाता है, क ख ग घ, और वो उतना ही ज़ोर से वो बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? छायावादी प्रविधि यानी शेडिंग टेक्निक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनात्मक अवधान के मार्ग विरोधी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन क्या है? चयनात्मक अवधान के कारण सूचना संसाधन के क्षेत्र में एक तरह का उत्पन्न रुकावट होता है। चयनात्मक अवधान। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, चयनात्मक अवरोध। अभी अवधान पढ़ रहे थे, अब अवरोध पढ़ रहे हैं। यानी चयनात्मक अवरोध के उत्पन्न सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर याद रखिएगा, ब्रॉडबेंट द्वारा। क्या? ब्रॉडबेंट द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल्टर तनुकरण मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सत्य क्या है? सूचना संसाधन में अवरुपता प्रारंभ में उत्पन्न न होकर बाद में उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मैन तथा बोब्रो मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा, साधन सीमित कार्य के अभ्यास पर प्रभाव काफ़ी पड़ता है। यानी साधन सीमित कार्य, रिसोर्स लिमिटेड टास्क पर अभ्यास का प्रभाव काफ़ी पड़ता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घकृत अवधान के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दीर्घकृत अवधान के क्षेत्र। तो आंसर याद रखिएगा, दीर्घकृत अवधान एक तीव्र क्रिया है जिसमें व्यक्ति को काफ़ी मानसिक प्रयास करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के आलोक में उत्तेजन स्तर या निष्पादन स्तर के संबंध में आलोक किस तरह दिखता है? तो आंसर याद रखिएगा, भूलोमित यू के समान, यानी इन्वर्टेड यू के समान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किस परिस्थिति में विवेचित उद्दीपक की पहचान व्यक्ति स्पष्ट रूप से करता है? तो आंसर याद रखिए, जब विवेचित उद्दीपक 70 डेसिबल का हो और
250 मिली सेकेंड के लिए उपयोग किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेरिसन मॉडल के अनुसार दीर्घीकृत अवधान की व्याख्या किस तरह की गई? जेरिसन मॉडल, तो आंसर याद रखिएगा, व्यक्ति प्रत्याशा के रूप में। जेरिसन मॉडल के अनुसार दीर्घीकृत अवधान की व्याख्या किस तरह की गई है? आंसर याद रखिएगा, ये बहुविकल्पीय है। तो प्रत्यक्ष पहला होगा प्रत्यक्षण उत्पन्न प्रेक्षण दर प्रकल्पना के रूप में और ऐकिक एकाग्र कार्य के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घीकृत अवधान के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में कुछ सामान्य कथन दिए गए हैं, इनमें से सत्य कौन से? तो आंसर होगा इसका, दीर्घीकृत अवधान के सिद्धांतों में सिद्धांतों का विश्लेषण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चयनात्मक अवधान में कुछ खास उद्दीपक पर मानसिक एकाग्रता अधिक होती है। इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर होता है तीसरा, और चौथा चैप्टर है संवेदन एवं प्रत्यक्षण, यानी सेंसेशन एंड परसेप्शन। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो जब भी आप बुक पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षण के गेसाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो आंसर होगा, प्रत्यक्षण संगठन का स्वरूप अर्जित होता है। और जबकि सत्य बातें कौन कौन सी हैं? तो प्रत्यक्षण व्यक्ति किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षण अलग अलग ना करके संपूर्ण रूप से करता है। यानी अगर व्यक्ति का बात किया जाए तो उसके पूरे शरीर का, अगर एक बकरी का, गाय का या फिर कोई भी अन्य जीव है, कुत्ते का प्रत्यक्षण करते हैं, उसके पूरे शरीर का प्रत्यक्षण करते हैं, ना ही केवल मुंह का प्रत्यक्षण करते हैं। किसी व्यक्ति को भी देख रहे हैं तो केवल चेहरा ना देख के पहले पूरा बॉडी जरूर हम देख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षण के व्यवहारवादी उपागम या सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षण का आधार निम्न में से कौन सा होता है? तो आंसर होगा कालिक अंतःक्रिया तथा स्थानिक अंतःक्रिया दोनों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपागम का में प्रत्यक्षण का आधार व्यक्ति की आवश्यकता, मूल्य आदि को माना गया है? तो आंसर होगा इसका निदेश अवस्था उपागम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय परिदृश्य को निम्नांकित में से किस तरह का संकेत आप मानेंगे? आंसर होगा गतिविहीन रेखीय परिदृश्य, गतिविहीन एक नेत्रीय संकेत। इसके बाद नेक्स्ट है, गिब्सन के दूरी एवं गहराई के प्रत्यक्षण में निम्न में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया? आंसर होगा उद्दीपक में निहित सूचना को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक रक्षा का प्रतिलोम, यानी उसका विलोम शब्द क्या, विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक निगरानी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी व्यक्ति को कुछ ऐसा प्रत्यक्षण होता है जो जितेंद्रिय में होने वाले ज्ञात दैहिक प्रक्रियाओं से स्वतंत्र होता है। इस तरह के प्रत्यक्षण को कहा जाता है तो अति इंद्रिय प्रत्यक्षण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकस्मिकता का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा ऐसी वस्तुएं एवं घटनाओं का प्रत्यक्षण की क्षमता जो ज्ञानेंद्रियों को किसी प्रकार का उद्दीपक नहीं प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब व्यक्ति आम के फल को देखता है तो वह उसमें पंखुड़ियाँ, पत्तों अलग अलग का प्रत्यक्षण न करके सबों को एक साथ प्रत्यक्षण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? तो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रिय किसके प्रति संवेदनशील होता है? तो स्पर्श के प्रति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का सबसे मौलिक नियम कौन है?
तो आंसर याद रखिएगा, आकीर्ति पृष्ठभूमि संबंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थान सिद्धांत तथा बर्बरता नियम में किसकी व्याख्या होती है? आंसर याद रखिएगा, तारत्व प्रत्याक्षण। क्या? तारत्व प्रत्याक्षण। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है अधिगम या सीखना, यानी लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो थोड़ा सा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? तो आंसर होगा पुनर्बलन की अनुपस्थिति। अगर हम कोई भी चीज़ है ना दोबारा से याद नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हमें याद नहीं होता है। तो यही बोल रहा है, अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? कोई कार्य हम छोटा मोटा कर लिए या सीख लिए, जब क्या होता है धीरे धीरे करना छोड़ देते हैं, आदत उसकी ख़त्म हो जाती है, फिर क्या है वो चीज़ें धीरे धीरे जो है हमारे जहन से उतरती जाती हैं। पूरी तरह से तो नहीं उतर पाती, लेकिन उतर ज़रूर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीखना की श्रेणी में शामिल किया जाएगा? तो आंसर याद रखिएगा, अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? सीखना कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, शाब्दिक सीखना में निम्नांकित में से किस विधि का उपयोग प्रायोजकों को प्रेरित करने में नहीं किया जाता है? तो आंसर है भोजन पानी से वंचन। और प्रेरित करने के लिए किया जाता है वो क्या है? दुश्चिंता, दंड, पुरस्कार, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आदमी को सिखाने में काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम नकारात्मक अंतरण निम्नलिखित में से किस रूपावली में होता है? तो आंसर याद रखिएगा, ए बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स में पशु के व्यवहार का लेखा जोखा का पता निम्नलिखित में से किससे पता चलता है? तो संचयी रिकॉर्ड। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं वहाँ पे भी स्किनर बॉक्स हमें पढ़ना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेपिंग का तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, विभेदी पुनर्बलन तथा अनुक्रमिक उपागम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की उप परिस्थिति में प्राणी उस अनुक्रिया को करना चाहता है जो कम प्रयास में किया जा सके तथा जिसके बाद पुनर्बलन तेजी से मिल जाए। इस तथ्य का संबंध किससे है? तो आंसर होगा इसका, आदत, परिवार, अनुक्रम। अक्सर व्यक्ति सीखने के लिए सोचता है जितना जल्द सीख जाए, छोटी छोटी चीज़ों को जो आसान लगता है उसे ही वो सीखना चाहता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने के निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन आता है। इस तथ्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे? आंसर होगा क्रेप्सी प्रभाव। पुनर्बलन का आकार में वृद्धि होने का स्तर में तेजी से परिवर्तन आता है क्रेप्सी प्रभाव के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेवलोव के अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया? सर्वोच्च स्थान देने की बात कही जा रही है, तो आंसर याद रखिएगा, सामीप्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उद्दीपक को एक प्रभावी CS होने के लिए यह आवश्यक है कि US में आने के बारे में सही और UCS आने के बारे में सही एवं सार्थक सूचना दे। इस प्रकार के कथन पर कौन वैज्ञानिक सबसे अधिक बल डालता है? तो याद रखिएगा, रेस्कोलरा एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि किसी भी उद्दीपक को एक प्रभावी CS होने के लिए यह आवश्यक है कि वह UCS के आने के बारे में सही एवं सार्थक सूचना दे। रेस्कोलरा वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है? तो आंसर होगा अर्जित निस्सहायता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनीता को पुल पार करते समय सड़क दुर्घटना हो गई। अब जब भी उसे पुल पार करना होता है वह काफ़ी घबरा जाती है। उसके इस भाव की व्याख्या निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त ढंग से होती है? तो आंसर है सामान्यीकरण। जनरलाइजेशन में ऐसी चीज़ें होती है, एक बार घटना आपके साथ गंभीर रूप से घट जाए
तो आदमी उस चीज़ को दोबारा करने में काफ़ी ज़्यादा सजग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब अनुबंधित उद्दीपक को बार बार स्वाभाविक उद्दीपक का उपस्थित किए बिना ही दिया जाता है तो इससे अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होते चली जाती है और अंत में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विलोपन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में निम्नलिखित में से किसे क्लासिकी अनुबंधन द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है? आंसर याद रखिएगा, कौशल। कौशल जो स्किल्स हैं ना, जी, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। क्लासिकी ने जिस अनुबंधन की व्याख्या की उसमें। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकी अनुबंधन होने के लिए यह आवश्यक है कि स्वाभाविक उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक के तुरंत बाद दिया जाए। इन दोनों का युग्मित उपस्थिति कई बार किया जाए, परंतु इस कथन का एक अपवाद भी है और वो कौन सा है? तो वो ये है अनुबंधित स्वाद विरुचि। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम पर बिल्ली को पहली बार बॉक्स में रखकर किसने अधिक शोध किया? तो थॉर्नडाइक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्ली से ही सबसे ज़्यादा शोध किया है। यदि तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि सोनू ने अक्षर बी को इस ढंग से लिखा कि वह देखने में डी जैसा दिखने लगा, फिर भी उसके शिक्षक ने उसकी प्रशंसा यह कहकर किया कि उसने उसके पहले प्रयास से अधिक सफलता। यहाँ उसके शिक्षक द्वारा किस प्रविधि का उपयोग किया जा रहा है? तो आंसर याद रखिए, शेपिंग। क्या? तो शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के होने का दर अधिकतम होता है? तो आंसर याद रखिएगा, परिवर्त्य अनुपात अनुसूची में। उसके बाद एक मिलान करने वाली चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा, किस वैज्ञानिक का कौन सा नियम और कैसा उसने है ना प्रयोग किया, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। पैलो ने लार स्रावी अनुबंध से संबंधित है। एस्किनर पुनर्बलन अनुसूची से संबंधित है। थॉर्नडाइक प्रभाव नियम से अनुबंधित हैं और कोहलर जो थे ये सूझपूर्ण सीखने से अनुबंधित है। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, सीखना था चैप्टर। इसके बाद मेमोरी, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मेमोरी। मेमोरी में हम क्या सीखेंगे और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आइए और उसके बारे में हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? तो ये आंसर याद रखिएगा, संचयन, पुनः प्राप्ति और कूट संकेतन। संचयन, पुनः प्राप्ति और कूट संकेतन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संवेदी स्मृति में रखा जा सकता है? तो आंसर होगा प्रतिध्वनिक स्मृति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनकी अवधि सबसे कम होती है? तो प्रतिमा संबंधी स्मृति की अवधि सबसे कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो आंसर याद रखिए, प्रतिमा संबंधी स्मृति सहचार्यात्मक संबंध सहचार्यात्मक होती है। तो ये सहचार्यात्मक नहीं होती है, प्रतिमा संबंधी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्योंकि प्रतिमा संबंधी जो संवेदन होता है, स्मृति होता है, ये क्या है? ये संवेदी स्मृति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस परिस्थिति में जहाँ व्यक्ति निश्चित रूप से महसूस करता है कि अमुक एकांश को वह जान रहा है परंतु उसे प्रत्याहन करने में असमर्थ पाता है, उसे कहा जाता है जिह्वा की नोक की घटना कहा जाता है उसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन दो को आप संवेदी स्मृति की श्रेणी में रखेंगे? तो आंसर याद रखिएगा, प्रतिध्वनिक स्मृति और प्रतिमा संबंधी
स्मृति को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो संवेदी स्मृति की श्रेणी में हम रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्सर आपके मन में वह स्मृति ताज़ी हो उठती है जो आपको यह याद दिलाती है कि आपके माता पिता को कैसे बेरहमी से बदमाशों ने कुछ सालों पहले पीटा था। इस तरह की स्मृति को आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसका आंसर होगा फ्लैश बल्ब स्मृति। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पेटरसन के अध्ययन के अनुसार एसटीएम की सही अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? एसटीएम की सही अवधि 18 सेकेंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तरह के कूट संकेतीकरण से एसटीएम सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो आंसर याद रखिएगा, ध्वनिक कूट संकेतीकरण से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीएम से एलटीएम में सूचनाओं के अंतरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे प्रधान होती है? तो आंसर है विस्तृत रिहर्सल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसटीएम में किसी एक एकांश को संसाधित करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 250 मिलीसेकेंड का समय लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिक शोधों से स्पष्ट हुआ है कि अधिक सुखद एकांशों का प्रत्याहन कम सुखद एकांशों के प्रत्याहन की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, पोलियाना नियम से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मृति के स्वरूप को संरचनात्मक तथा पुनः संरचनात्मक मानने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? आंसर याद रखिएगा, एस्कीमा। उसके बाद विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित सामग्रियों में सही क्रम क्या है? सही क्रम याद रखिएगा, मैं आपको बोल देता हूँ। सबसे पहले संकेतिक प्रत्याह्वान, उसके बाद प्रत्यज्ञाभिमान यानी रिकॉग्नाइजेशन, उसके बाद नेक्स्ट हो गया कविता, नेक्स्ट हो गया कविता, और उसके बाद सूझ आधारित सीखना यानी इंसाइट बेस्ड लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक स्मृति के कौन उपतंत्र के चेतन के रूप में की गई सचेतता की जरूरत नहीं पड़ती? दीर्घकालिक स्मृति में कौन उपतंत्र के चेतन के रूप में की गई सचेतता की जरूरत नहीं पड़ती है? आंसर होगा अघोषात्मक स्मृति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि धारण या स्मृति को मापने का एक संवेदनशील माप है? तो आंसर होगा पुनः सीखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अर्थहीन पद का आविष्कार किया था तथा विस्मरण तक वक्र रेखांकित किया? तो ये आंसर याद रखिएगा, इविंगहॉस ने। क्या? इविंगहॉस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है यह है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इसी में बहुबुद्धि होता है और बुद्धि के कई सारे प्रकार भी होते हैं जो वहाँ पे पढ़ना होता है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आइए वो देख लेते हैं। करीब करीब एक और चैप्टर बचा हुआ है और उम्मीद है अभी का अभी तुरंत ही हम ख़त्म करते हैं। करीब करीब 1 घंटा से पहले ही वीडियो में हो जाएगा। वेसलर ने बुद्धि को परिभाषित करने के लिए किस उपागम का सहारा लिया है? तो आंसर होगा सार्वजनिक उपागम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल पेंटर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? आंसर होगा अमूर्त बुद्धि की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया है? तो इसका आंसर होगा विचलन बुद्धि लब्धि में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि मानक प्राप्तांक +2 तथा उसका विचलन बुद्धि लब्धि
माध्य 100 तो विचलन तथा विचलन मानक 15 तो इसका बुद्धि कितना होगा, बुद्धि लब्धि, तो विचलन बुद्धि लब्धि कितना होगा, आंसर होगा 130। याद रखिएगा बुद्धि मानक प्राप्तांक 2 है, माध्य 100 है और विचलक 115 हो तो आंसर हो जाएगा 130। उसके बाद बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है, जिसे मापना आसान है परंतु परिभाषित करना मुश्किल है। किसने कहा है, तो आंसर होगा जैनसन। उसके बाद सबसे पहला बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बीनेस साइमन परीक्षण जो है वो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सलर बुद्धि परीक्षण को आप किस तरह की श्रेणी में रखेंगे, आंसर होगा शाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता सबसे अधिक होती है, तो आंसर होगा शारीरिक गति वृद्धि। इसका नेक्स्ट है, कौटिल्य ने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो आंसर याद रखिएगा बुद्धि का स्वरूप तरल एवं ठोस दोनों होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आकृतियों या चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो स्थानिक क्षमता। याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धि परीक्षण स्कूल में सफलता का उत्तम भविष्यवाणी है, सही है या फिर गलत है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, इसके बाद एक और चैप्टर बचा हुआ है और ये तुरंत हम ख़त्म करेंगे। चैप्टर का नाम है चिंतन, समस्या समाधान, व्यवहार एवं संप्रत्यय निर्माण। बुक पढ़ना चाहिए आपको। थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर एंड कंसेप्ट फॉर्मेशन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है, आंसर होगा प्रतिमा। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वप्न चित्र को किस श्रेणी का चिंतन माना गया है, तो चिंतन नहीं माना गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्फ परिकल्पना के संबंध में निम्नांकित में से कौन कथन सत्य है, आंसर होगा भाषा चिंतन को प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने चिंतन या समस्या समाधान में कार्यात्मक अटलता पर अधिक बल डाला है, आंसर होगा डंकर एवं लुचिन्स दोनों ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या समाधान संबंध में समस्या समाधान करता निम्नलिखित विधियों का उपयोग कर सकता है, आंसर होगा पहले होगा प्रकल्पना जांच, उसके बाद एल्गोरिथमेटिक, उसके बाद स्वतः शोध, उसके बाद साधन लक्ष्य विश्लेषण यानी एनालिसिस। सबसे पहले होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके बाद एल्गोरिथमेटिक, उसके बाद हॉरिस्टिक और उसके बाद मीन्स एंड एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्यात्मक अटलता का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है, तो आंसर होगा समस्या समाधान के कार्य की विशेषताओं से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूनर, गुडनाउ तथा ऑस्टिन द्वारा संप्रत्यय सीखने पर किए गए प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस पर बल डाला गया है, आंसर होगा चयन विधि पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में डंकर के प्रयोग का से क्या पता चलता है, आंसर होगा समस्या समाधान में कार्यात्मक अटलता एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा नाम जिसके माध्यम से वस्तु लोग घटनाओं का एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है जिसके कुछ उभयनिष्ठ गुण होते हैं, निम्न में से कौन है? तो धनात्मक उदाहरण का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या के समाधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूर्ण गारंटी प्रदान किया जाता है? तो पूर्ण गारंटी तभी प्रदान किया जाएगा जब आपको सब पूरा तरह से नॉलेज हो। तो पूरा तरह से नॉलेज यानी आंसर होगा इसका पूर्ण ज्ञान का उपयोग। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा ये है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया। और बुक पढ़ना चाहिए आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ बुक पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान जरूर देने दीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान सृजनात्मक होता है? आंसर होगा मौलिकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान में मानव चिंतन को अनुकृत करने के लिए लगाया गया कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो समस्या समाधान में मानव चिंतन को अनुकृत करने के लिए लगाया गया कंप्यूटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे नए समाधान ढूंढने की क्षमता जिसमें मौलिकता, लचीलापन तथा प्रवीणता हो, उसको कहा जाता है तो क्रिएटिविटी कहा जाता है, सृजनात्मकता कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मक समस्या समाधान प्रक्रिया में निम्नलिखित में से विभिन्न चरणों का सही क्रम कौन है? तो आंसर होगा तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन एवं प्रमाणीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपसारी उत्पादन परीक्षण तथा रिमोट साचार्य परीक्षण द्वारा मापा जाता है। आंसर होगा इसमें से कोई भी नहीं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता को उत्पन्न बनाने की प्रविधि को कहा जाता है, साइनेटिक्स कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब निर्णय प्रक्रिया में व्यक्ति सिर्फ वैसी सूचनाओं की खोज करता है जो उसके विचार की संपुष्टि करे तो इसे कहा जाता है। आंसर होगा संपुष्टि पूर्वाग्रह। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय निर्णय प्रक्रिया इस तथ्य से प्रभावित होते देखी जाती है कि सूचनाओं को किस ढंग से उपस्थित किया जाता है, इससे वैज्ञानिकों में मनोविज्ञान में कहा जाता है। आंसर होगा फ्रेमिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समस्या के समाधान में तर्क वितर्क करते हुए उसके कई उत्तरों को ढूंढता है तो इस तरह के चिंतन को कहा जाता है। आंसर है अपसारी चिंतन। तो ये था हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से रिलेटेड हैं, और ये क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खास करके, तो याद रखिएगा इसको। और 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही याद रखिएगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।